हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एंड अदर मिसलेनियस वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस। इसमें वेल्डिंग भी करते हैं और इस प्रोसेस से हम कटिंग भी कर सकते हैं। ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग होता क्या है? हीट सोर्स इज द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ अ फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन। जो इसमें हीट सोर्स है वो कहाँ से मिलता है हमें? कंबशन ऑफ अ फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन। फ्यूल गैस और ऑक्सीजन को हम साथ में कंबस्ट करा के उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को हम मेटल को मेल्ट करके वेल्डिंग या फिर कटिंग करने में यूज़ करते हैं। ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय अदर प्रोसेसेस, बट इट इज़ स्टिल पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टेबिलिटी एंड द लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जो है ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग आज इंडस्ट्री में तो बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि ये अदर बहुत एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस आ गए हैं जिससे ये रिप्लेस हो चुकी है। लेकिन ये वहाँ अब भी यूज़ होती है जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इसमें केवल हम 2 सिलेंडर यूज़ करते हैं और एक टॉर्च यूज़ करते हैं, तो उसको आसानी से हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ हमें वेल्डिंग करनी है। एसिटिलीन इज़ द प्रिंसिपल फ्यूल गैस एम्प्लॉयड। जो इसमें मेन फ्यूल गैस होती है वो एसिटिलीन होती है। आगे देखते हैं। कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन अ वेल्डिंग टॉर्च प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर इन 2 स्टेज रिएक्शन। कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन का जो कंबस्शन है और एसिटिलीन है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले स्टेज में क्या होता है? एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन बर्न होके हमें देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। दिस रिएक्शन अकर्स नियर द टिप ऑफ द टॉर्च। ये बिल्कुल टॉर्च के टिप में अकर होती है ये रिएक्शन, जहाँ से हमें हीट मिलती है और वही हीट हम मेटल को मेल्ट करने में काम आती है। इन द सेकेंड स्टेज कंबस्शन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन अकर्स जस्ट बियॉन्ड द फर्स्ट कंबस्शन जोन। तो सेकेंड स्टेज कंबस्शन होता है वो बिल्कुल उसके पास में ही होता है जहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज कंबस्शन हुआ होता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेज कंबस्शन का वो बर्न होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके बर्न होते हैं और हमें प्रोडक्ट में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। और जो हाइड्रोजन है वो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके बर्न होता है और वेपराइज हो जाता है और वो भी हीट देता है। तो हमें इसमें 3 स्टेज में हीट मिल रही है और ये पूरी हीट हम मेटल को मेल्ट करने में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन फॉर सेकेंडरी रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने बताया, जो सेकेंडरी रिएक्शन है, सेकेंड स्टेज कंबस्शन में जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लेम्स के बारे में। इसमें 3 टाइप्स की फ्लेम हम यूज़ करते हैं और वो कैसे कैसे डिपेंड करती हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन के रेशियो के ऊपर डिपेंड करती हैं किस फ्लेम की क्या प्रॉपर्टीज़ रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम के बारे में। इसमें क्या होता है? इफ़ द रेशियो इज़ अबाउट 1:1 टू 1.5:1 ऑल रिएक्शन आर कैरिड टू कम्प्लीसन एंड अ न्यूट्रल फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या होता है इसका? जब हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 1:1 होगा तब न्यूट्रल फ्लेम कहेगी और इसमें सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब कोई भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचता है। मोस्ट वेल्डिंग इज डन विद अ न्यूट्रल फ्लेम। इट इज़ केमिकली न्यूट्रल एंड नीदर ऑक्सीडाइजेज और कार्बोडाइजेज द मेटल बीइंग वेल्डेड। जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं वेल्डिंग में। इसमें ना तो हम मेटल जो है ऑक्सीडाइज होता है और ना ही कार्बोडाइज होता है। इसमें टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है इनर कोन का वो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है न्यूट्रल फ्लेम में। अब देखते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें क्या होता है? अ हायर रेशियो सच एज 1.5:1 प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉटर देन द न्यूट्रल फ्लेम अबाउट 3300 डिग्री सेंटीग्रेड बट सिमिलर इन अपीयरेंस। इसमें जो रेशियो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का वो 1.5:1 होता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये फ्लेम हॉटर देन होती है न्यूट्रल फ्लेम से। इसका टेम्परेचर होता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूट्रल फ्लेम का होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये दोनों फ्लेम्स, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, देखने में सेम ही होती हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? यूज्ड व्हेन वेल्डिंग सम नॉन फेरस अलॉयज सच एज
कॉपर बेस अलॉयज़ एंड जिंक बेस अलॉयज़। नॉन फेरस अलॉयज़ में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फेरस अलॉयज़ होते हैं उनकी ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, नॉन फेरस में यूज़ करते हैं। बट हार्मफुल व्हेन वेल्डिंग स्टील बिकॉज द एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन। जो एक्सेस ऑक्सीजन है जो हमने, क्योंकि 1/5 टाइम्स ली है एसिटिलीन के, जो ज़्यादा ऑक्सीजन बची वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती है, डिकार्बोराइजिंग द रीजन अराउंड द वेल्ड, और ये डिकार्बोराइज करने के भी काम आती है। तीसरी वेल्ड है हमारी, तीसरी फ्लेम है कार्बोराइजिंग फ्लेम। एक्सेस फ्यूल ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसेज अ कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन कार्बोराइज मेटल ऑल्सो। पहले तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमने यूज़ की थी एक्सेस ऑक्सीजन, लेकिन कार्बोराइजिंग फ्लेम में हम यूज़ करेंगे एक्सेस फ्यूल, इस वजह से हम इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन कार्बोराइज मेटल ऑल्सो, ये मतलब कार्बोराइज करने मतलब मेटल्स में कार्बन का कंटेंट बढ़ाने के काम भी आती है, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी काम आती है। द एक्सेस फ्यूल डिकम्पोजेज टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब एक्सेस फ्यूल जो है, एक तो 1:1 का जो फ्यूल होगा वो तो हमारा बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जो 0.5 टाइम्स ऑफ फ्यूल बचा है, एक्सेस फ्यूल जो बचा है वो हमारा डिकम्पोज होगा कार्बन और हाइड्रोजन में। एंड द फ्लेम टेम्परेचर इज़ नॉट एज ग्रेट अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे हम ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लेम का टेम्परेचर कम होगा। फ्लेम्स ऑफ दिस टाइप्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग मोनल आ निकल कॉपर अलॉय। दिस टाइप की फ्लेम मोनल में यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर हाई कार्बन स्टील्स एंड सम अलॉयज स्टील्स एंड अप्लाइंग सम टाइप्स ऑफ हार्ड पेसिंग मटेरियल। इसका हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें मटेरियल की हार्डनेस बढ़ानी होती है, मतलब उसके सरफेस पे कार्बन कंटेंट बढ़ाना होता है, तो हम वहाँ इसको यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ कार्बोराइजिंग फ्लेम इन अ गैस वेल्डिंग इज दैट ऑफ अ न्यूट्रल और एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लोअर होता है, हाइयर होता है, इक्वल होता है, या रिलेटेड होता है न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से। तो हमें पता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो इसका आंसर लोअर देन। अब बात करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। आर्क इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। आर्क जो है इसमें स्टेबलाइज की जाती है किस किस के बीच में, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। टंगस्टन इज अलॉयड विथ थोरियम और जिरकोनियम फॉर बेटर करंट कैरिंग एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। टंगस्टन में हम थोरियम और जिरकोनियम के अलॉय भी मिक्स करते हैं ताकि उससे करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए उसकी, और इलेक्ट्रॉन एमिशन कैपेसिटी भी बढ़ जाए। आर्क लेंथ इज कांस्टेंट, आर्क इज स्टेबल एंड इजी टू मेंटेन। इसमें आर्क लेंथ कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में मैंने बताया था कि आर्क लेंथ कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड जो है हमारा कंज्यूम ही नहीं हो रहा, तो हमारा जहाँ एक जगह है वहीं फिक्स है, तो इसलिए आर्क लेंथ कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आर्क भी हमारा स्टेबल रहता है। विद और विदाउट फिलर, इसमें हम चाहे तो अलग से फिलर मेटल भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी करते, हमारी नीड के अकॉर्डिंग रहता है। इसका सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये रहा। इसमें क्या है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि नॉन कंज्यूमेबल रहा, हैंडल है, वाटर कूल्ड जैकेट्स भी हैं जो साइड में प्रोवाइड की गई हैं ताकि टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर खुद ही मेल्ट ना हो जाए। फिलर रॉड है, फिलर रॉड अगर हमें ये यूज़ करनी है अलग से तो कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो नहीं करते हैं, ये नीड के अकॉर्डिंग रहता है। और इलेक्ट्रोड और हमारा वर्कपीस पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वेरी क्लीन वेल्ड। सबसे पहले क्लीन वेल्ड मिलता है, क्यों मिलता है, इसका नाम जैसे कि है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो हम इनर्ट गैस का एक क्लाउड होता है इसके आसपास जो कि बाहर के एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ को वेल्ड पूल में आने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा क्लीन वेल्ड मिलता है।
फॉर वेल्डिंग ऑल द मटेरियल्स एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉयज़। सबसे मुश्किल जो हमारी वेल्डिंग होती है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉयज़ के लिए होती है। टिग से हम इनकी भी वेल्डिंग कर सकते हैं। डीसी करंट स्टेट पोलैरिटी इज जनरली यूज्ड। इसमें डीसी करंट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सील्डेड गैस आर्गन टॉर्च इज़ वाटर और एयर कूल्ड। ये बताया था कि हम क्यों इसको कूलिंग करते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट ना हो जाए। विच वन अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम किस में यूज़ करते हैं? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में। अब बात करते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और मिग। इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। अब मिग वेल्डिंग में क्या होता है? अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन अ गैस शील्ड। जैसे कि टिग में हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, मिग में हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। आर्क इज बिटवीन वर्कपीस एंड एन ऑटोमेटिकली फीड बेयर वायर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसा होता है? ऑटोमेटिकली फेड बेयर वायर। एक वायर होता है जो पीछे से आता रहता है कंटिन्यूसली और मेल्ट होके वर्कपीस में गिरता रहता है। तो इस तरह का ऑटोमेटिकली फेड बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं मिग वेल्डिंग में। आर्क इज बिटवीन वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क मेंटेन की जाती है। आर्गन हीलियम एंड मिक्सचर ऑफ द टू कैन बी यूज्ड। इनर्ट गैस में हम कौन कौन सी गैस यूज़ करते हैं? आर्गन या हीलियम या दोनों का मिक्सचर। एनी मेटल कैन बी वेल्डेड बट आर यूज्ड प्राइमरली विद द नॉन फेरस मेटल्स। इसमें मेटल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आर यूज जो हमारा प्राइमरी पर्पज़ होता है वो नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए काम आता है। इसका सेटअप है कुछ इस तरह का। इसमें ये रहा इलेक्ट्रोड, ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है, ये वायर है, और ये चरखे हैं जो इसको फीड करा रहे हैं कंटिन्यूस रेट से। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, गैस स्टिक्स, ये गैस की स्टिक्स हैं, वर्क पीस है, इसके अंदर एक चैम्बर है जिसमें हमारा इनर्ट गैस का क्लाउड रहता है, जिससे कि जो हमारा मटेरियल है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करे। फास्ट एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत फास्ट और इकोनॉमिकल प्रोसेस होते हैं। आर DCEP इज जनरली यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेज द मेटल डिपोजिशन रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ स्टेबल आर्क एंड स्मूथ इलेक्ट्रोड मेटल ट्रांसफ़र। मतलब क्या है? इसमें डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को हम यूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होता है तो वो रिवर्स पोलैरिटी होती है, इसी को हम रिवर्स पोलैरिटी डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं। इसमें इट इंक्रीज द, पहली बात तो ये कि ये मेटल डिपोजिशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और वर्कपीस निगेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमारी जो है इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी मेल्ट होता है और उसका डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ स्टेबल आर्क। अब इसमें स्टेबल आर्क कैसे बनती है ये समझने वाली बात है। अब इसमें मैंने दिखाया है RPDC और DCEP, मतलब रिवर्स पोलैरिटी डायरेक्ट करंट, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। और दूसरी तरफ दिखाया है SPDC और DCEN, या फिर स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसमें क्या होता है? जब हमारे पहले हम देखते हैं DCEP और RPDC के बारे में बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और वर्कपीस निगेटिव, तो इसमें हमारे वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इलेक्ट्रोड पे हिट करते हैं। क्योंकि अब हिट करने के लिए उनके पास ज़्यादा एरिया नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की टिप बहुत कम एरिया लेती है, जिस वजह से वो कंसंट्रेट केवल इतने एरिया में ही जाता है हमारा इलेक्ट्रोड की बीम्स। लेकिन जब हम बात करेंगे SPDC के बारे में, तब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इलेक्ट्रोड से, और उनके पास अब बहुत ज़्यादा एरिया है, क्योंकि वर्कपीस बहुत बड़ा होता है तो उनके पास अब बहुत ज़्यादा एरिया है फैलने के लिए। तो ये इस वजह से हमारा आर्क स्टेबल रहता है DCEP में। विद DCEN द आर्क बिकम्स हाईली अनस्टेबल एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ लार्ज स्पैटर। तो ये बता दिया है DCEN में हमारा आर्क अनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से ही स्पैटर बहुत ज़्यादा होता है। स्पैटर मतलब छलकना। बट स्पेशल इलेक्ट्रोड्स हैविंग कैल्शियम एंड टाइटेनियम ऑक्साइड मिक्सचर एज कोटिंग आर फाउंड टू बी गुड फॉर वेल्डिंग स्टील विद DCEN। स्पेशल इलेक्ट्रोड्स लाइक जिसमें कैल्शियम और टाइटेनियम का ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है,
आर कोट एस कोटिंग आर फाउंडेड टू बी गुड फॉर वेल्डिंग स्टील विद DCEN। इसमें IS का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मिग वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफ़र होता है वो कैसे टेक प्लेस लेता है, तो इसका आंसर है अ फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। स्प्रे की फॉर्म में हमारा मेटल जो है वर्कपीस में जाता है। नेक्स्ट वेल्डिंग है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अ थिक लेयर ऑफ ग्रेन्युलर फ्लक्स इज डिपॉजिटेड जस्ट अहेड ऑफ अ बेयर वायर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या आता है, अ थिक लेयर ऑफ ग्रेन्युलर फ्लक्स। ग्रेन्युलर फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि रेत के दाने होते हैं हमारे, इसको हम कह सकते हैं ग्रेन्युलर फ्लक्स इज डिपॉजिटेड जस्ट अहेड ऑफ अ, एक बेयर वायर के अंदर ऊपर हम रेत के दाने डाल देते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको भर दिया है और इलेक्ट्रोड उसके अंदर काम कर रहा है। एन आर्क इज मेंटेन्ड बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स विद ओनली अ फ्यू स्मॉल फ्लेम्स बीइंग विजिबल। जैसा कि बताया मैंने, आर्क इज मेंटेन्ड बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। एक फ्लक्स की लेयर होती है, उसके अंदर हमारी आर्क जनरेट होती है और कभी कभी वो दिखती है। A portion of flux melts, molten flux and flux provides thermal insulation, slows cooling rate and produces soft and ductile welds। तो इसमें यह भी होता है कि कुछ फ्लक्स जो कि मेल्ट करता है और मेल्ट होने के बाद मॉल्टन फ्लक्स एंड फ्लक्स प्रोवाइड्स, मॉल्टन फ्लक्स और फ्लक्स दोनों ही प्रोवाइड्स करते हैं थर्मल इंसुलेशन, जो कि एक हमारा ब्लैंकेट है हमारे वर्कपीस के वेल्ड पूल के ऊपर का। तो ये स्लो कूलिंग रेट प्रोवाइड करता है, मतलब जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सॉफ्ट बनता है और डक्टाइल वेल्ड बनता है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये रहा। इसमें फ्लक्स फीड, सबसे पहले इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्टली जा रहा है, बेयर वायर के रूप में जा रहा है और कंज्यूम होता जा रहा है। यहाँ इन्होंने दिखाया है फ्लक्स। जो ग्रैनुलर फ्लक्स कैसे होते हैं, ये रेत के दाने जैसे होते हैं ग्रैनुलर फ्लक्स। और इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड जो है वो अंदर उसके डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, इसलिए इसको कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और यहाँ आप लेयर देख सकते हैं स्लैग की, जो कि कूलिंग को प्रिवेंट करती है, मतलब बहुत जल्दी कूलिंग नहीं होने देती हमारे वेल्ड पूल की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हाई स्पीड होती है, इसको बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम आती थी, अगर बहुत तेज़ी से हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क ब्लो होता था, लेकिन इसमें आर्क ब्लो का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही सबमर्ज्ड है तो और सब कंसनट्रेटेड रहता है पहले से ही। हाई डिपोजिशन रेट, इसका डिपोजिशन रेट बहुत हाई है। डीप पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन भी डीप है, क्योंकि हमारी जो हीट है वो कंसनट्रेट रहती है, इधर उधर नहीं जाती, जिसकी वजह से डिपोजिशन रेट भी ज़्यादा रहता है और पेनिट्रेशन भी डीप तक कर सकते हैं। हाई क्लीनलीनेस ड्यू टू फ्लक्स एक्शन, जो फ्लक्स एक्शन है उसकी वजह से क्लीनलीनेस, मतलब वेल्ड जॉइंट हमारा बहुत क्लीन होता है। एक तो यह है कि वो एटमॉस्फेयर की इम्प्योरिटीज़ को वेल्ड पूल में नहीं आने देता, क्योंकि वो पहले से ही ढका हुआ है। ओके, अदर वेल्डिंग टेक्निक्स। अब कुछ अदर वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हमारा थर्मिट वेल्डिंग। हीटिंग एंड कोल्सेंस इज बाय सुपर हीटेड मॉल्टन मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड अ मेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें जो हीटिंग मिलती है, और कोलसेंस बताया था फ्यूज़न। हीटिंग और फ्यूज़न जो हमारा गेन होता है वो कैसे गेन होता है, केमिकल रिएक्शन से गेन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अ मेटल ऑक्साइड एंड अ मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसको हम जब सुपर हीटिंग स्टेज में ले जाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग मिलती है, जिसकी वजह से हम वेल्डिंग कर पाते हैं। इसमें यूज्ड मिक्सचर 1 पार्ट एल्यूमिनियम एंड 3 पार्ट्स आयरन ऑक्साइड एंड ignited by a magnesium fuse at 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन का ऑक्साइड को हम मिक्सचर को हीट देते हैं, इनको सुपर हीटेड स्टेट में ले जाते हैं। जब इसको वहाँ ले जाते हैं तो आयरन जो है अलग हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए, तो एल्यूमिनियम तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और आयरन बिल्कुल अलग हो जाता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। और जो ये आयरन हमारा अलग हुआ है यही हमारा वेल्ड पूल में जाके फिल होता है, और जो एल्यूमिना बना है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है, वो हमारे वेल्डिंग के ऊपर आके जमा हो जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसको हम बाद में निकाल लेते हैं।
टेम्परेचर 2750 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड्स। केवल 30 सेकेंड में ही इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है कि टेम्परेचर जो है 2750 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सुपर हीटिंग द मोल्टन आयरन विच प्रोवाइड बोथ हीट एंड फिलर मेटल्स। जो हमारा मोल्टन आयरन सुपर हीटेड स्टेज में पहुंचा है वही हीट भी प्रोवाइड करता है और फिलर मेटल को मेल्ट भी करता है। मतलब जो रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हुई वही मेटल को मेल्ट करके उसमें फिल कराने के काम आती है। रनर्स एंड राइजर्स आर प्रोवाइडेड लाइक कास्टिंग। रनर और राइज़र का यूज़ करते हैं हम एलुमिना और आयरन को फीड देने के लिए, जैसे कि हम कास्टिंग में यूज़ करते हैं मोल्टन मेटल को कैविटी में डालने के लिए। कुछ इसी तरह का कास्टिंग जैसा ही सेटअप होता है थर्मेट वेल्डिंग का। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज कैन बी वेल्डेड यूजिंग अ डिफरेंट स्टार्टिंग मिक्सचर। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग, जैसे कि पहले तो हमने आयरन यूज़ करा एफई की जगह कॉपर या ब्रास या ब्रॉन्ज भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज टू जॉइंट थिक सेक्शन इन रिमोट लोकेशंस। थिक सेक्शंस को जॉइंट करने का काम आता है, जैसे कि रेल की पटरियाँ कभी कभी चटक जाती हैं तो उनकी वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वो थर्मेट वेल्डिंग से करते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, वेरी इफ़ेक्टिव फॉर वेल्डिंग थिक सेक्शंस। अब जब बहुत ज़्यादा गैप होता है हमारे दो वेल्डिंग मटेरियल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो उनकी वेल्डिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। हीट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ लिक्विड स्लैग एंड टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट इज ड्राइव फ्रॉम द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट कैसे मिलती है इसमें हमारा हीट इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है। इसमें कई सारे इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि पावर से कनेक्टेड रहते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका सेटअप कैसा है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थिक सेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्शन थिक है तो हमें जल्दी जल्दी फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोल सेंस मेटल, इसमें जो मेटल है वो नीचे रहता है। मेल्ट मेटल, जो इलेक्ट्रोड्स का मेल्ट हो चुका है वो नीचे आ जाता है। और हमारा स्लैग भी यूज़ करते हैं मोल्टन स्लैग, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर रहता है। कॉपर मोल्ड सम डिज़ाइन आर मूवेबल वाटर कूल्ड, इसमें कॉपर के वाटर कूल डिज़ाइन भी रहते हैं जो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोड मूव करता है। जैसे जैसे कैविटी फिल होती है वैसी वैसी इलेक्ट्रोड्स की कूलिंग प्लेट्स, वो कॉपर की कूलिंग प्लेट्स ऊपर ऊपर मूव कर सकती हैं। प्लेट्स टू बी जॉइंट, ये जो प्लेट्स हैं ये जॉइंट करने वाली प्लेट्स हैं जिनके बीच में हमें वेल्डिंग करनी है। तो इसका सेटअप कुछ इस टाइप का होता है। A 65 mm deep layer of molten slag protect the cleans of the molten metal। जो स्लैग की लेयर है, जो ये ब्लू लेयर शो है इसमें, वो मोल्टन स्लैग है। कितनी थिक होती है, 65 mm तक की थिक हो सकती है और ये प्रोटेक्ट करती है क्लींस द मोल्टन मेटल को। मतलब जो ये मोल्टन मेटल है इसको प्रोटेक्ट करती है बाहर की एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज से। वाटर कूल्ड कॉपर मोल्डिंग प्लेट्स कन्फाइंड द लिक्विड एंड मूव्ड अपवर्ड। जो वाटर कूल्ड कॉपर प्लेट्स हैं इनमें लिक्विड होता है या फिर वाटर होता है जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है। मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फिलर, क्योंकि जैसा बताया था क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा मटेरियल जल्दी जल्दी फिल हो। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, शिप बिल्डिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर हैवी प्रेशर वेसल एंड द जॉइनिंग ऑफ लार्ज कास्टिंग एंड फोर्जिंग्स। लार्ज कास्टिंग फोर्जिंग मतलब जहाँ बहुत बड़ा बड़ा काम है, जैसे शिप बिल्डिंग में, लार्ज कास्टिंग एंड फोर्जिंग में, हैवी प्रेशर वेसल्स में, वहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। स्लो कूलिंग प्रोड्यूसेस अ कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर। कोरस ग्रेन क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स, इसको हम कोरस ग्रेन कहते हैं। और फाइन ग्रेन क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट डॉट, ये रेत के आकार के जो होते हैं वो फाइन ग्रेन्स होते हैं। तो जब हमारा ग्रेन्स कोर्स मिलेगा मतलब बड़ा ग्रेन्स मिलेंगे तो मटेरियल हमारा डक्टाइल होगा। तो और डक्टाइल मटेरियल कब मिलता है, जब स्लो कूलिंग होती है। तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं। और लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, अब इसमें जाहिर सी बात है हीट अफेक्टेड जोन बहुत ज़्यादा होना ही है क्योंकि इतना सारा मेटल आप एकदम से आके उसमें कैविटी में फिल हो रहा है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आसपास के एरिया को।
बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैग्नेटिकली फोकस्ड ऑन द वर्क पीस इन अ वैक्यूम चैम्बर। इसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है और इलेक्ट्रॉन एमिटिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो और वैक्यूम में इलेक्ट्रोड एमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो जब हिट करती है वर्कपीस को तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मेटल जो है हमारा मेल्ट होता है। हीट ऑफ फ्यूज़न इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डी एक्सिलरेटेड। पहले वही इसका वही मतलब है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हिट करेगी उसको तब हीट प्रोड्यूस होती है। अलाउज प्रिसाइज बीम कंट्रोल एंड डीप वेल्ड पेनिट्रेशन। क्योंकि ये वैक्यूम में है तो इसमें इधर उधर जाते नहीं हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ फोकस किए होते हैं केवल वहीं जाते हैं और उसी रीजन को हिट करते हैं और हार्ड हिट करते हैं, मतलब बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। नो सील्डिंग है, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर यूज़ है तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं वहाँ, तो सील्डिंग गैस की भी हमारी ज़रूरत नहीं है। लो हीट अफेक्टेड जोन, जाहिर सी बात है जब हमारा हीटिंग रीजन बहुत कम है मेल्ट, तो हीट अफेक्टेड जोन भी बहुत ही कम होगा, बिल्कुल आसपास होगा, बहुत कम। एग्जाम्पल लेते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स इज़ वैक्यूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड। किसमें वैक्यूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। इसका आंसर हुआ डी। बात करते हैं लेज़र बीम वेल्डिंग के बारे में। यूज द फोकस लेज़र बीम प्रोवाइड्स पावर इंटेंसिटीज इन एक्सेस ऑफ 10 किलोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेज़र बीम वेल्डिंग की जो एनर्जी होती है, मतलब कह सकते हैं इंटेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से भी ज़्यादा होती है। द हाई इंटेंसिटी बीम प्रोड्यूसेस अ वेरी थिन कॉलम ऑफ वेपोराइज्ड मेटल विद अ सराउंडिंग लिक्विड पूल। इसमें जो हमारा वेपोराइज्ड मेटल होता है उसका कॉलम और थिक होता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में तो होता ही है पतला, लेकिन लेज़र बीम वेल्डिंग में और भी कम हम यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ टू विथ रेशियो ग्रेटर दैन 4:1 का। डेप्थ टू विथ रेशियो मतलब ये, अगर इसकी डेप्थ जो है 4 mm है तो विथ इसकी होगी 1 mm। तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट अफेक्टेड जोन भी उतना ही कम होगा। जैसा कि इसमें दिया है, वेरी थिन हीट अफेक्टेड जोन एंड लिटिल थर्मल डिस्टॉर्शन भी नहीं होता, तो मतलब थर्मल डैमेज भी नहीं होता, हीट उतना ही कंसनट्रेट होती है जहाँ हमें नीड होती है। फिलर मेटल एंड इनर्ट गैस सील्ड में और मे नॉट यूज्ड। इसमें इनर्ट गैस यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और फिलर मेटल भी हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेल्ड का कॉलम है, हीटेड कॉलम है, वो बहुत पतला है, तो हम एक मटेरियल में हीट करके आपस में उन्हें मेल्ट कर सकते हैं, तो फिलर मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप पेनिट्रेशन होता है, नो वैक्यूम नीडेड, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नीडेड। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्ज वेल्डिंग। ब्लैक स्मिथ डू दिस। ये सिंपली जैसा हमारा लोहार होते हैं उसी तरीके की है फोर्ज वेल्डिंग। बोरेक्स इज यूज्ड एज फ्लक्स, द एंड्स टू बी जॉइंड वेयर देन ओवरलैप्ड ऑन द एनविल एंड हैमर्ड टू द डिग्री नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल वेल्ड। इसमें ओवरलैप्ड यूज़ कर सकते हैं, 2 बार को हमें जोड़ना है तो इसमें कैसे भी एक के ऊपर एक रख दिया, इनको हीट किया और ऊपर से हैमरिंग कर दी तो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो इसको फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द वर्कर एंड नॉट यूज्ड बाय इंडस्ट्री। क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भी बना लें तब भी उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती कि ये इंडस्ट्री में यूज़ कर सकें, इसलिए ये इसके जॉइंट चीप भी होते हैं, इससे बने प्रोडक्ट चीप भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग। हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 पार्ट्स टू बी जॉइंट। इसमें हीट ऑब्टेन फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है सेटअप, एक एंड तो हमारा फिक्स होता है, लेट से ये वाला हमने फिक्स कर दिया और इस वाले को हम रोटेट करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये फिक्स है केवल रोटेशनल डायरेक्शन में, और ये वाला हम लेट से ये वाला जॉइंट हमने फिक्स कर लिया है कहाँ पे, लेथ के चक में फिक्स कर लिया है, और ये अब रोटेट कर रहा है, और दूसरे वाले पार्ट को हम आगे ले जाते हैं, इसकी तरफ ले जाते हैं, तो जब ये टच होते हैं आपस में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है तो, और जब ये टच होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होती है तो आप आसपास का मेटल जो है मेल्ट होता है
और हम प्रेशर भी इस डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं। और ये प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग होती है। तो इसको यूज़ करके हम जॉइंट कर सकते हैं। वन पार्ट इज़ रोटेटेड एट अ हाई स्पीड एंड अदर पार्ट इज़ एक्सियली अलाइंड एंड प्रेस्ड टाइटली अगेंस्ट इट। जैसा बताया मैंने, एक पार्ट जो है वो रोटेट होता है और दूसरा पार्ट उसकी तरफ ले जाते हैं टाइट प्रेशर के साथ। फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ द एंड्स, देन रोटेशन इज स्टॉप्ड एब्रप्टली एंड द प्रेशर इज इंक्रीज टू जॉइन। जब क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है। और जब हमारा मेटल, दोनों के जो मेटल होता है दोनों अलग अलग पार्ट्स का मेल्ट होने लगता है, तब हम रोटेशन को रोकते हैं और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जिससे वो चिपक जाता है टाइटली। द एक्सियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल बीइंग जॉइंट। जो एक्सियल प्रेशर है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल हुआ तो हम उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर इतना प्रेशर लगा दिया तो वो एक्सियली बकल कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट ख़राब हो जाएगा। प्रेशर ऑफ 40 मेगा पास्कल फॉर लो कार्बन स्टील टू एज हाई एज 450 मेगा पास्कल फॉर अलॉय स्टील। मतलब लो कार्बन स्टील क्या होंगे, जो डक्टाइल मटेरियल्स होंगे उसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, तो उनमें हम कम प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे कि वो बकल ना कर जाएं। वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है। वाइड वेराइटी ऑफ मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स कैन बी जॉइंट सच एज एल्यूमिनियम टू स्टील। इसमें लगभग हर टाइप के मेटल्स की हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ग्रेन साइज इज़ रिफाइंड, इसमें ग्रेन साइज भी रिफाइंड रहता है, मतलब दोबारा बन जाता है। स्ट्रेंथ इज सेम एज बेस मेटल, स्ट्रेंथ सेम रहती है। ओनली राउंड बार्स और ट्यूब्स ऑफ द सेम साइज और कनेक्टिंग बार्स और ट्यूब्स टू फ्लैट सरफेस कैन जॉइंट। मतलब केवल राउंड बार को यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। ट्यूब्स कब यूज़ करेंगे, जब दोनों ट्यूब्स का साइज सेम रहेगा। वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी डक्टाइल, एक कंपोनेंट डक्टाइल होने चाहिए जिससे कि जो मेटल है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। फ्रिक्शन वेल्डिंग इज़ अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग को हम सॉलिड स्टेज वेल्डिंग भी कहते हैं। लास्ट है हमारी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज़ अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आती है। हाई फ्रीक्वेंसी 10 to 200 किलोहर्ट्ज़ इज़ अप्लाइड। इसमें हमारा एक वाइब्रेटर यूज़ होता है जो कि दो मटेरियल जैसे ओवरलैप कर दिया हमने, इन्हें एक के ऊपर एक रख दिया, दो मटेरियल यूज़ करें और यहाँ पे हम वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो इतनी तेज़ मारेगा कि उसमें उस पॉइंट पे हीट जनरेट हो जाती है। सरफेसेस आर हेल्ड टुगेदर अंडर द लाइट नॉर्मल प्रेशर, दोनों सरफेस टुगेदर हेल्ड की जाती हैं, प्रेशर लगाया जाता है थोड़ा सा ताकि अलग अलग ना हो जाएं। टेम्परेचर डू नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर जो है किसी के भी मेल्टिंग पॉइंट से आधे से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर इज सेम एज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जैसा कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसड्यूसर इसमें भी सेम होता है, जो कि हमारा हीट प्रोड्यूस करने के काम आता है और वेल्डिंग करवाता है।